आप आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल चौरसिया है और आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे। मैं गया बिहार का निवासी हूं और आज की डेट में दिल्ली शहर में बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट बिजनेस के रूप में कार्यरत हूं। विगत कई दिनों से मैंने ये सुना, मैंने ये देखा और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में कई बार उन्होंने बातें करी। चूंकि मेरा कार्य बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पेंशन स्कीम के बारे में और पेंशन स्कीम को स्टैब्लिश करना मेरा मूलतः मुख्य कार्य है, मैंने अपनी ये नीतिगत और नैतिक जिम्मेदारी समझी कि क्यों नहीं गया के क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल का विद्यार्थी आज अपने गया के लोगों को और अपने बाकी अन्य लोगों को इन दोनों पेंशन व्यवस्था, न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन व्यवस्था की आधारभूत संरचनाओं के बारे में बात करें और इन संरचनाओं में क्या मूल डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल करूं और हिंदी भाषा में ही आपसे वार्तालाप करूं, किंतु कुछ शब्द शायद मैं हिंदी नहीं भूल पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। पेंशन व्यवस्था, पेंशन पेंशन है क्या? पेंशन का मूल मतलब होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह पे, किसी कंपनी में कुछ वर्षों तक कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टेटस, वो गवर्नमेंट आपको आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पूरे जीवन काल में आपको और कई बार आपके परिवार को भी एक पेंशन का अमाउंट दे। एक सैलरी जो आपकी बंद हो गई है उसी सैलरी, और एक्चुअली में इनकम टैक्स के डेफिनेशन के हिसाब से पेंशन 17(1)(5) के हिसाब से एक सैलरी ही गिनी जाती है, तो एक सैलरी आपकी आती रहे। पूरा जब 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में विश्व के कुछ देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और एक्चुअल नौकरी की व्यवस्था शुरू हुई, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग नौकरी करने लगे, तो लोगों को लगा कि चलो जब तक मैं नौकरी कर रहा हूं मेरे पास तो पैसा आ रहा है, परंतु मेरी नौकरी के बाद क्या? क्योंकि खर्चे तो बंद नहीं होते, खाना तो हमको है ही, पीना तो हमको है ही, एक उम्र के बाद, 60 वर्ष की उम्र के बाद बहुत सारी चीज़ें जो जिसकी ज़रूरत आती है, जैसे मेडिकल ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। अगर आपके बच्चे कार्यरत नहीं हैं, अभी छोटे हैं, अभी उनको कार्यरत होना है, तो हो सकता है कि आपको आपका खर्च और बढ़े। तो ऐसी कुछ कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी पेंशन व्यवस्था की शुरुआत कर दे, एक ऐसी पेंशन व्यवस्था शुरू कर दे जिसके कारण उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको पेंशन मिलता रहे। एक किताब जिसको मैंने रेफर किया, पेंशन कंपाइलेशन बाय मुत्थुस्वामी एंड वृंदा, वो ये बताती है कि सबसे पहले जो पेंशन के बारे में सोचा गया उसमें पेंशन को पहले डिफाइन कर दिया गया। मतलब आप जब रिटायर होंगे और उस दिन जो आपकी आखिरी तनख्वाह होगी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, उसका 50% आपके जीवन काल तक मिलता रहेगा। फिर इस पर आगे चर्चा हुई, लोगों ने सोचा ये 50% तो मिल रहा है, परंतु आज का जो 10,000 रुपए है उसकी कुछ वैल्यू है, आज से कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण 10,000 की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इस पर लोगों ने उस पेंशन में डीए, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता को ऐड किया। अर्थात आज सिर्फ पेंशन नहीं, लोगों ने उस पेंशन स्कीम में आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए ऐड किया, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई लोगों ने डियरनेस अलाउंस बढ़ाता चले गए। इससे क्या हुआ कि आप जब रिटायर करते थे, शायद आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये थी, आपका पहला पेंशन 12,500 था, परंतु 20 साल के आगे के जीवन काल में, 25 साल के आगे के जीवन काल में आपका एक्चुअल पेंशन जो आपको मिल रहा है 70,000, 75,000, 80,000 रुपये भी लोगों ने ड्रॉ किया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और एक एम्प्लॉय के लिए, मेरे जैसे एक एम्प्लॉय के लिए, और बहुत सारे जो एम्प्लॉय जो मुझे सुन रहे होंगे या मुझे सुनेंगे इस रिकॉर्डेड वीडियो पे, उनको ये बड़ा अच्छा लगेगा कि ये पेंशन तो मेरा महंगाई का भी ख्याल रख रहा है और मेरे घर का और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। परंतु
आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपको ये पेंशन देना है, उसकी लाइबिलिटी का क्या हो रहा है। उसकी लाइबिलिटी अगर पहले दिन 12,500 रुपए थी आपको लेकर के और 20वें साल में 80,000 हो गई, तो लगभग 6 गुना लाइबिलिटी प्रति माह बढ़ गया। किंतु इनकम और पेंशनर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकम शायद उस प्रोपोर्शन में क्या 6 गुना बढ़ रहा है, पता नहीं, कह नहीं सकते। सरकारी संस्थाओं का जो हाल रहा है पिछले 70-75 वर्षों में, इससे हम सबको पता है कि सरकार के लिए एक बढ़ती लाइबिलिटी है। अब मैं इतिहास में एक दूसरे 2000 के आसपास हमने इनफैक्ट अभी 2008 के आसपास हमने सुना एक शब्द जिसको पिग्स इकोनॉमी बोलते हैं। पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और स्पेन, ये पिग्स इकोनॉमी, इनका इनमें एक बहुत बड़ा एक बिल्कुल स्टॉपेज आ गया। इकोनॉमी ग्रो करना बंद कर गई क्योंकि इनकी जो पेंशन व्यवस्था थी, इनकी पेंशन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। उसके अंदर में न सिर्फ आपको ये आधी सैलरी मिलती थी, डियरनेस अलाउंसेस मिलता था, परंतु उसमें बहुत सारे और कंपोनेंट्स थे, जैसे कि फैमिली एजुकेशन का कंपोनेंट कुछ लोगों ने रखा था, कुछ लोगों ने मेडिकल अलाउंसेस का कंपोनेंट रखा था। तो ये लोक प्रचारक, लोक लुभावन पेंशन स्कीम्स तो काफी थी, परंतु धीरे धीरे ये कंट्री के इकोनॉमी पे, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमी पे, उसके फाइनेंसेस पे बड़ा कड़ा असर करने पड़ गया। कुछ देशों में, और मैं उसका नाम नहीं लूंगा, परंतु कुछ देशों में पेंशन का भार इतना बढ़ गया कि लगभग 50 से 60% जीडीपी, और मैं ये बात तथ्यों के हिसाब से बोल रहा हूं, लगभग 50 से 60% का जीडीपी अनुपात सिर्फ पेंशन में खर्च होना था, ऐसा वहां के एक्चुरीज ने एस्टिमेट किया। एक्चुरी क्या होते हैं? एक्चुरी एक बड़े ही पढ़े लिखे, बड़े ही मैथमेटिकल साइंस, एनालिटिकल साइंस के ज्ञानी होते हैं, और एक एक्चुरियल साइंस का एग्जाम पास करने में, मतलब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बार ये आईएएस के एग्जाम से भी टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको एनालिटिकल स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। तो उन एक्चुरीज ने ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन करके दिया कि लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और अगर आप 6%, 7%, 8% से आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, और ये अगर आपका पेंशन जो है 15%, 18%, 22%, 24%, 26% से ग्रो कर रहा है, आप इस पेंशन लाइबिलिटी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसको देखते हुए कई कंट्रियों ने, कई देशों ने ये पुरानी पेंशन व्यवस्था, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। अर्थात जो डिफाइंड बेनिफिट का कंसेप्ट था, मतलब आपकी बेनिफिट आपके नौकरी ज्वाइन करने वाले दिन आपको बता दिया गया कि आपको क्या पेंशन मिलेगा, वो डिफाइंड बेनिफिट के पेंशन व्यवस्था को बहुत सारे देशों ने बंद कर दिया। ऐसा ही हमारे यहां भी हुआ। 1 जनवरी 2003 से हमारे यहां सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, गैर सरकारी मतलब पीएसयू और स्टेट पीएसयू के कर्मचारियों के लिए, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के कर्मचारियों के लिए भी नए पेंशन स्कीम की व्यवस्था लागू की गई। इसका मतलब यह हुआ कि आप डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए। भैया ये है क्या अंग्रेजी के दो शब्द, डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि डिफाइंड बेनिफिट के अंदर में आपको पहले पता होता है कि आपका पेंशन क्या होगा। सरकार ने बोला चूंकि ये पेंशन बढ़ता चला जा रहा है, हम ऐसा करेंगे कि हम जो सरकारी, खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पीएसयूज के कर्मचारी हैं, इनफैक्ट 1 जुलाई 2008 को, या शायद मेरा डेट गलत हो सकता है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस भी एक सर्कुलर लेकर के आई जिसमें उन्होंने न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में पेंशन स्कीम स्टैब्लिश करने की बात करी। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में पेंशन स्कीम, जिसको हम आमतौर की, आम बोलचाल की भाषा में न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने अभी पिछले 3-4 स्टेट्स के इलेक्शन में बोला कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर के आएंगे। हमने सुना अभी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में शायद पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात करी जा रही है, परंतु इसका जो फिनेंशियल इम्प्लीकेशन है, इसके जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये इतनी ज़्यादा है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूं। और मैंने सबसे शुरू में बताया था कि आपके रिटायरमेंट के दिन अगर आपकी तनख्वाह 25,000 है तो 12,500 प्लस डीए आपको मिलेगा। डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस। ये डीए बढ़ता चला जाएगा। अमूमन हम देखते हैं 3%, 4% हर क्वार्टर में
डीए का इम्पैक्ट आता है, कभी कभी 6 महीने भी आता है। सो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक सज्जन जो मेरी जानकारी में थे, हमारे राणा जी के मित्र, उनकी पेंशन जब शुरू हुई थी तो शायद 20 या 22 हज़ार शुरू हुई थी, और जब उनकी मृत्यु हुई पिछले साल तो उनका उनका पेंशन करीब 88 हज़ार रुपये आ रहा था। मतलब ये कि डियरनेस अलाउंस के कारण पेंशन बढ़ता चला जा रहा था। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या किया गया, मेरी आज जितनी तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह अगर आज 1 लाख है तो 10% मेरी तनख्वाह का या तो मैं खुद कंट्रीब्यूट करूं, कॉर्पोरेट्स में सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सरकार आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है 10%, 15%, नॉर्मली 10% का नॉर्म है। ये 10% का कॉर्पस आपका बनता चला जाएगा। अर्थात आप अगले 30-35 साल जो नौकरी करेंगे, आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, जिसको हम रिटायरमेंट कॉर्पस के रूप में जानेंगे। और ये कॉर्पस जिस दिन आप रिटायर होंगे, उस रिटायरमेंट वाले दिन आप उसका एन्युटी खरीद सकते हैं। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट में दी जाने वाली राशि। जैसे आपको तनख्वाह हर महीने एक इंस्टॉलमेंट में आती है, आपको पता रहता है, कुछ कॉर्पोरेट्स में जो मेरे मित्र काम करते हैं उनको पता होगा कि उनकी जो तनख्वाह की राशि है वो पूरे साल में मान लेते हैं 25 लाख रुपए आने वाला है, तो महीने का 2,10,000 रुपया आएगा। उसी तरह उनको पता रहेगा मेरा एनुअल पेंशन इतना मिलेगा, और महीना, तो ये एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी के भी कई प्रकार होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो मूलतः क्या हुआ कि आपके डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में आपका पेंशन अमाउंट उस दिन डिसाइड हुआ जिस दिन आप रिटायर करेंगे। डिफाइंड बेनिफिट में पेंशन अमाउंट उस दिन डिसाइड किया जाता है जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं। उस दिन बोला जाता है कि आपके रिटायरमेंट वाले दिन की तनख्वाह का 50% प्लस डीए, नॉर्मल जितनी भी आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कि आपको ये मिलेगा। किंतु आज के न्यू पेंशन स्कीम में आप उस दिन डिसाइड करेंगे कि आपका पेंशन कॉर्पस के हिसाब से पेंशन क्या होगा। न्यू पेंशन स्कीम में एक दो चीजें हैं जो कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि यह पेंशन की मूल आधार को, मूल संरचना को खत्म कर रहा है। पेंशन का मतलब क्या कि आपको महीने में एक राशि आए, परंतु हमारी नई पेंशन व्यवस्था और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के इनकम टैक्स रूल हैं, वो अलाउ करते हैं कि आपका ये कॉर्पस का भी आप अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से मैनेज कर रहे हैं तो 33%, अगर आप एनपीएस से मैनेज कर रहे हैं तो एज हाई एज 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपने अगर 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया, और 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए भी काफी अमाउंट देना पड़ेगा, पर 1 करोड़ के कॉर्पस में आप 60 लाख रुपया वापस कर सकते हैं। पेंशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एन्युटी के कई प्रकार होते हैं, सही शब्द एन्युटी होगा। आप जिस दिन एन्युटी खरीदते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा खरीद, लगभग 95% लोग भारत में, और मैं आपको इस डेटा ऐसे इसलिए बोल सकता हूं कि मैं खुद एक पेंशन प्रोफेशनल हूं, भारत में लगभग 95% लोग लाइफ विथ रिटर्न ऑफ कॉर्पस या ज्वाइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ कॉर्पस के पेंशन व्यवस्था के रूप में जाते हैं। लाइफ विथ रिटर्न ऑफ कॉर्पस क्या होता है? लाइफ विथ रिटर्न ऑफ कॉर्पस होता है कि आपके जीवन काल तक आपको पेंशन मिलेगा, और आपके बाद आपकी जो मूलभूत राशि थी, जो आपकी मूल राशि थी 1 करोड़ या 60 लाख या 40 लाख जिसका भी आपने पेंशन खरीदा, वो अमाउंट आपके लीगल हायर को, आपकी पत्नी को या आपके बच्चों को आपके तरफ से एक भेंट स्वरूप दे दिया जाएगा एज अ डेथ बेनिफिट। ज्वाइंट लाइफ में आपको आपके जीवन काल तक पेंशन मिलेगा, आपके बाद आपकी जो संगिनी है, आपके जो साथी हैं, आपके जो स्पाउस हैं, जिसको ज्वाइंट लाइफ बोलते हैं, उनको अगर वो जीवित हैं तो उनके जीवन काल तक पेंशन दिया जाएगा, और उसके बाद ये राशि फिर आपके लीगल हायर को वापस कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो आपने एक लेगेसी क्रिएट किया, जो कि आपके परिवार के लोगों को एक लेगेसी के रूप में वापस किया जाएगा। बहुत सारे लोग, चूंकि हिंदुस्तान एक परिवार प्रधान देश है, यहाँ पे परिवार का प्रेम बहुत है, इसलिए हिंदुस्तान में लगभग 95%, इनफैक्ट इससे कहीं ज्यादा भी लोग लाइफ आरओपी या ज्वाइंट लाइफ आरओपी पेंशन लेते हैं। बहुत सारे लोग, खासकर विदेशों में, आरओपी का कंसेप्ट हटा देते हैं और लाइफ या ज्वाइंट लाइफ पेंशन लेते हैं।
मतलब आपके जीवन काल तक पेंशन मिलेगा, या आपके और आपके वाइफ के जीवन काल तक पेंशन मिलेगा, उसके बाद पैसा किसी को वापस नहीं मिलेगा। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले वाले में आपको सिर्फ आपके अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, जो भारत में सिर्फ आज एक इंश्योरेंस कंपनी आपको दे सकती है, चाहे वो बजाज अलियांज हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो HDFC हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, और उसके बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। दूसरे वाले में सिर्फ आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट के साथ आपका कॉर्पस भी वापस किया जाता है। मतलब ये कि आपने जितना पैसा लगाया, उस पैसे से भी कुछ कुछ राशि आपको वापस की जाती है। इससे आपका पेंशन अमाउंट ज्यादा होता है। अगर मैं आज के पेंशन रेट के हिसाब से एक एग्जाम्पल दूं, तो नॉर्मल 6.25% के आसपास लाइव आरओपी में पेंशन दिया जा रहा है, और लगभग 7.5 से 8% के आसपास अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों का अलग अलग रेट है, और आप ये उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, या मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रेट बता सकता हूँ। पर चूंकि मैं यहाँ किसी इंश्योरेंस कंपनी को सॉलिसिट नहीं कर रहा, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेकर उनका रेट नहीं बताऊंगा, लेकिन ये नॉर्मल आपको 1 करोड़ पे साल में 6.25 लाख रुपया, नहीं महीना का लगभग 50,000 रुपए का पेंशन बनता है। तो अगर आप कंपेयर करें, जो आदमी 1 करोड़ का कॉर्पस करे बनाएगा, उसकी लास्ट रॉन तनख्वाह बहुत ज्यादा होगी, परंतु उसका पेंशन अमाउंट बहुत कम होगा। सो एक एम्प्लॉय के लिए शायद ये बहुत ही मजेदार चीज नहीं दिखे, हालांकि इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट दिखा करके और बहुत सारे कारण से ये फिर भी एक अच्छी व्यवस्था है, और मैं कहीं से भी नहीं करा कि एनपीएस की व्यवस्था खराब है। परंतु जब न्यू पेंशन स्कीम हम ओल्ड पेंशन स्कीम से कंपेयर करते हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अच्छा दिखता है। अब मैं आता हूं, जो मैंने एक बात बोला था कि ये जो सरकारें बोल रही हैं, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने शायद सर्कुलर भी जारी किया है कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा चालू कर रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं इस पर कुछ बोलने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, और मैं सिर्फ एक पेंशन एक्सपर्ट होने के कारण, एक पेंशन फंड मैनेज करने वाला अधिकारी होने के कारण अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, और मैं एक्चुअल एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आप देखेंगे 2003 के पुराने के जो पेंशनधारी हैं, बहुत सारी बिजली बोर्ड, बहुत सारे सरकारी संस्थाओं का पेंशन अभी भी साल में कई हजार करोड़, वास्तविकता में अगर मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ जैसा एक छोटा स्टेट का भी जो पेंशन आउटगो होगा वो लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा होगा, सिर्फ उनके राज्य के स्टेट ऑफिसर्स के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था पे। और ये तब जब 1/1/2003 से लगभग सारे लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में जा चुके हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 15,000 करोड़, कुछ लाख करोड़ कुछ ही वर्षों में हो सकता है, अगर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। ये कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, परंतु कंपनी के फाइनेंस के लिए, खास करके एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतना पैसा शायद इंडिया के पास नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं हैं, और हमको अपनी अभी फंडामेंटल आधारभूत संरचनाओं को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। शायद ये बहुत ही लोक लुभावन स्कीम हो सकता है, परंतु फिनेंशियली प्रूडेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। इसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली, और मैं आपको बड़े दावे के साथ में एक और किताब दिखाना चाहूँगा, मेरा ये किताब है हाफ लॉयन। पामोला वेंकटपति नरसिम्हा राव हमारे भारत में 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे, और भारत में एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाने वाले एक मूल आधारक रहे। वो और उनके साथ माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके पास एक बड़ी अजीब स्थिति आई जब देश में सिर्फ कुछ दिनों के लिए फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था। हमारे यहाँ पे लाइसेंस राज चलता था, हमारे यहाँ पे किसी विदेशी कंपनियों को आने के लिए, हिंदी में कहावत है, दांतों तले चना चबाना पड़ता था। वास्तविकता में स्थिति यही थी।
आज मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग किसी प्राइवेट संस्थान में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। शायद 1991 से पहले ये संभव नहीं होता, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन को इतना इम्पैक्ट नहीं दिया था। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है। ये हर व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वो सोच सकते हैं और जान सकते हैं, किंतु उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे इकोनॉमी में जो कुछ खर्चे हैं, हमारी इनकम काफ़ी कम है और डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन जरूरी है। कोई भी प्राइवेट आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई प्राइवेट बॉडी हो, वो तभी सस्टेन कर सकता है जब वो प्रॉफिट कमाए। बिना प्रॉफिट कमाए किसी को भी सस्टेन करना मुश्किल है। बीएसएनएल जैसी बड़ी संस्था आज बहुत छोटी कंपनियों के मुकाबले बहुत पीछे चली गई है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य में एक उद्देश्य प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था। कुछ लोग, कुछ सरकारी लोग, मेरे एक दोस्त है सरकारी बड़ा अधिकारी है, वो बोल सकता है कि देखो अगर वो नहीं होती तो गांव में नहीं चालू होता। परंतु एक दूसरी किताब है जो कि भारत के मूल निवासी विदेश में रहकर पढ़े सीके प्रहलाद जी ने लिखा, फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। मेरे पीछे किताब के रैक में वो कहीं पर पड़ा हुआ होगा। सो अगर आप बॉटम ऑफ पिरामिड पे जाते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं। इन सारी बातों को बोलने का मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले आप चाहे कोई भी रिटायरमेंट स्कीम्स बड़ी अच्छी चीज है, एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स बड़ी अच्छी चीज है, परंतु मैं अगर एक कर्मचारी हूं तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत ये भी होना चाहिए कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ सेविंग करूं, क्योंकि हिंदुस्तान छोड़िए भाई साहब, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, स्पेन जैसे सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, द यूरोपियन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, they had to roll back pension schemes, the so-called old pension schemes, because of a simple reason, a simple fact: the cost of running the schemes were very, 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 very high. So, coming on to the basic core difference of an old pension scheme vis-a-vis a new pension scheme is, one, the actuarial liability in an old pension scheme is very high. जो एक्चुअरियल लाइबिलिटी निर्धारित करी जाती है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग या वेरिएबल लाइबिलिटी होती है। दूसरा, पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था में डिफरेंस है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में आपको पहले दिन या रिटायरमेंट के दिन पता होता है, रिटायरमेंट के दिन तो खैर दूसरी में भी पता होता है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, आपकी जितनी तनख्वाह है उसका आधा पेंशन मिलेगा, और पेंशन अमाउंट अमूमन बहुत ज़्यादा होता है। न्यू पेंशन व्यवस्था के अंदर में आपका जो पेंशन है वो पेंशन काफ़ी कम हो सकता है और उसका अमाउंट शायद काफ़ी एन्युटी रेट के हिसाब से कम हो सकता है। फिर भी मेरा उद्देश्य आज का यही था बताने का कि शायद मेरी नज़र में ओल्ड पेंशन व्यवस्था को लागू करना इतना आसान नहीं होगा, अनलेस हमारा भारत देश वापस से सोने की चिड़िया बन जाए और हमारे पास इतना सरप्लस मनी हो कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को भी सस्टेन करा पाए। बस इन्हीं बातों के साथ आज का मेरा वक्तव्य मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल हो तो राइट हैंड साइड में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं भी सवाल देख नहीं पा रहा हूँ, शायद फेसबुक लाइव की व्यवस्था थोड़ी चेंज हुई है और इसके कारण से मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि सवाल क्या है, अगर किसी ने सवाल डाला है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और अपने इसी बात के साथ मैं आपको यही बोलूँगा कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के भाषण पर नहीं जाए, पढ़े और देश के लिए क्या सही है उस पर आप डिसाइड करें। अगर पेंशन के बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे गया कनेक्शन के सभी मित्र जो कि गया के सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अपने शहर के लोगों को मैं कुछ बता पा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आज का अपना फेसबुक लाइव यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।